देखिए, अब देखिए स्मॉल डायमीटर है तो ये कितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ से इतना लाइट जा रहा है, अगर सपोज दैट इतना लाइट जा रहा है ये, ठीक है, तो ये कितना लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा, इतना ही लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन अगर लार्ज डायमीटर का हमारा लेंस है तो ये बहुत सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, एक जगह पर सारे लाइट को कंसंट्रेट कर देगा। तो कितना फैला हुआ लाइट वो मतलब नहीं, फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक जगह पर लाइट दिखेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्यू टू लार्ज डायमीटर, ड्यू टू लार्ज अपर्चर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ड्यू टू लार्ज aperture, due to larger aperture of objective lens फेंट ऑब्जेक्ट। फेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो धुंधला ऑब्जेक्ट रहता है ना, जो कम क्लैरिटी वाला जो ऑब्जेक्ट रहता है, फेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको भी हम ब्राइटेस्ट देख सकते हैं। वो भी हम क्या देख सकते हैं, ब्राइटेस्ट। उसकी भी ब्राइटनेस क्या हो, ब्राइटनेस क्या है, इंक्रीज कर जाती है। समझ में आ रहा है, वो भी ब्राइट दिखता है। ठीक है, ये एक हो गया लार्ज डाय। और भी जब हमारा जो रे आ रहा है बहुत दूर से आ रहा है, तो उसके लिए बहुत दूर से आ रहा है, तो वहां पर क्या है, ऑलरेडी वो फेंट है, यानी कमजोर दिख रहा है, वो उतना ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रिजॉल्विंग पावर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ रिजॉल्विंग पावर। हो गया, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं रिजॉल्विंग पावर के ऊपर। ये रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर देखो, लिख सकते हैं इसको रिजॉल्विंग पावर को, इट इज द एबिलिटी, it is the ability to observe, ability to observe, to observe object distinctly। अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप लोग। ऑब्जेक्ट distinctly which are very nearly in the same direction। which are very nearly which are very nearly in the same direction। ठीक है, और ये भी जो रहता है ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं। रिजॉल्विंग पावर की बात आई है तो मैं एक रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली
है नहीं, आपके एनसीईआरटी में है नहीं इसका फॉर्मूला, लेकिन कभी कभार यूज हो जाता है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर यानी कितना एंगल के बीच उनका गैप होता है, एंगल का जो दो के बीच का जो एंगल रहेगा। ठीक है, जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है 1/डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्टेंस, अभी जो हमने बताया था एंगल में कितना डिफरेंस होगा, इज इक्वल टू d/1.22 इंटू लेमडा। यहाँ डी जो डी रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। लेमडा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ उसके ऊपर आ रहा है उसके वेवलेंथ को, उस लाइट के वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और ये डेल्टा थीटा रहता है एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से पता चल गया कि अपर्चर को बड़ा रखने का, कि अब देखो जितना ज्यादा डी रहेगा उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो अब एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट लेंस ऑब्जेक्टिव, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है इस दुनिया में, वो कहाँ पर है? ठीक है, तो लार्जेस्ट लेंस ऑब्जेक्टिव इन यूज है जो डायमीटर 40 इंच। ठीक है, जो जी किसी भी टेलीस्कोप में जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंथ, मतलब जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जिसका क्या बोलते हैं डायमीटर है, वो कहाँ पर है? वो है यूएसए में। लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन देख लीजिए, जो कंपटीशन एग्जाम में कहीं यूज होगा। ठीक है, और एनसीईआरटी में तो कहीं भी आ सकता है। लार्जेस्ट लेंस ऑब्जेक्टिव, लार्जेस्ट लेंस ऑब्जेक्टिव, लार्जेस्ट लेंस ऑब्जेक्टिव, इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ 40 इंच, which is nearly equal to 1.02 meter, which is nearly equal to 1.02 meter। और ये कहाँ पर पाया जाता है? एरकिस, एरकिस ऑब्जर्वेटरी, एरकिस ऑब्जर्वेटरी इन विस्कॉन्सिन, स्टेट है वहाँ का, विस्कॉन्सिन इन यूएसए। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव का बता दिया, लेकिन इससे क्या है, इससे हमारा लॉस क्या क्या है, डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो, देखो एनसीईआरटी में यही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इन्फॉर्म ये विस्कॉन्सिन ही एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है। कैलिफोर्निया जो है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का है, कैलिफोर्निया भी है लेकिन इसका नहीं है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का है। अभी आगे आएगा कुछ देर में, समझे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अब उसका क्या है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज, लार्जर अपर्चर ऑफ, लार्जर अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है?
ठीक है। देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे ही कॉपी में लिखा हुआ रहे, मेरे ही नोट पैड पर लिखा हुआ रहे और आप लोग उसको ना लिखें तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। सारी की सारी चीजें आप लोग लिखिए और एनसीईआरटी को पढ़ते जाइए। ठीक है। फर्स्ट जो है इसका क्या है, देखो बिग लेंस मतलब बहुत ही हैवी हो जाता है। जब यहाँ लार्जर एपर्चर को होने की वजह से, लार्जर एपर्चर होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये हैवी हो जाता है। हैवी नहीं, वेरी हैवी, काफी ज्यादा भारी हो जाता है। और बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से इसको जो हमें सपोर्ट देना रहता है ना, वो मुश्किल हो जाता है। मतलब कि क्या बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया तो इसका जो डिफिकल्ट टू मेक सपोर्ट, मतलब कि इसको जो हम सपोर्ट, जैसे लार्जर एप्पल ऐसे पकड़ के थोड़ी ना रखेंगे भाई, कहीं भी हमारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हम इसको सपोर्ट देना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में होता है and therefore difficult to make and support by their edges, and difficult to support, difficult to support by their edges। इसको किनारे से सपोर्ट देना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि टूटने का डर रहता है या किसी भी चीज का डर रहता है। सपोर्ट इसके लिए बहुत, मतलब सपोर्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, रिजॉल्विंग पावर से यहाँ तक लिखते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। सेकेंड जो है लिमिटेशंस है, लार्जर अपर्चर होने की वजह से क्रोमेटिक एब्रिएशन होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। ड्यू टू लार्जर अपर्चर, क्रोमेटिक एब्रिएशन आपको बता चुका हूँ। क्रोमेटिक एब्रिएशन जो है बता चुका हूँ कि हर लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो रेड लाइट कहीं और वायलेट लाइट कहीं और। ड्यू टू लार्जर अपर्चर चांसेस ऑफ chromatic aberration increases। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन के चांस जो है इसमें क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट डे देखो, इसकी सारी पॉजिटिविटी तो बता दिया, अब लास्ट में आकर के हमने नेगेटिविटी बता दिया कि सपोर्ट मुश्किल हो जाता है और क्रोमेटिक एब्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इससे आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सारी चीजें क्लास नोट्स में नोट होना चाहिए। प्रज्ञा, ठीक है, सारी चीजें क्लास नोट्स में नोट होनी चाहिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काफी बेटर रहेगा। कभी भी इसमें से कंफ्यूजन नहीं। हाँ हो सकता है इससे जब डेप्थ पढ़ना पड़े तो अलग बात है, लेकिन इतने में जितना आपके एनसीईआरटी में दिया उतने में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जितना आपको पढ़ा दिया गया मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी आज के क्लास में कोई डाउट है तो उसको आप लोग पूछिए।